हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। और लास्ट में हमने एक प्रॉब्लम की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। अब इस लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 17 है, इसमें हम एक और प्रॉब्लम जो है वो करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं किसी एरिया से। ठीक है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में है, ये रेड कलर की जो लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये। और ये एरिया का के डायरेक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका यहाँ पे कंपोनेंट ले लेते हैं। इसका यहाँ पे कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा। ठीक है, तो ई कॉस थीटा इंटू एरिया करेंगे तो वो बन जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। तो उसको हम ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो इस तरीके की कि हमने इस क्यूब के थ्रू जो है वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है, निकाल के बतानी है। ठीक है, अब उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे को दिया हुआ है, लास्ट टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कांस्टेंट था, लेकिन अब जो हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हमने फिर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला। सोल्यूशन, देखिए सोल्यूशन में एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अब ऑब्वियसली लास्ट टाइम की तरह इस डायरेक्शन का और इस डायरेक्शन का और ये जो नीचे डायरेक्शन है और ये जो इस तरफ है पीछे को, ये सारी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन है, उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। किसके लिए, ये ऊपर वाला फेस, ये नीचे वाला फेस, एक जो जेड एक्सिस की तरफ है, एक माइनस जेड की तरफ है, इन चारों के साथ जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा हो। आपको पता है कॉस 90 जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है जी, तो हमने ये बताना है कि अब बच गए हमारे पास दो, एक तो ये आ गया, इसको सेकंड मान लो, और एक ये आ गया इस डायरेक्शन में, इसको फर्स्ट मान लो। तो यही दो बचे हमारे पास। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके बराबर आई, फाई ई वन लिख देता हूँ इसको, प्लस फाई ई टू लिख देता हूँ इसको। ठीक है जी, तो सबसे पहले फाई ई वन की बात करते हैं। फाई वन में क्या आएगा हमारे पास, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखो यहाँ ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है ई नॉट एक्स। तो फर्स्ट वाले में एक्स की वैल्यू तो ज़ीरो है ना, यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो है। इस पॉइंट पे जो ये वाला एरिया है, ये एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे है। डॉट डी एस, आई कैप डॉट डी एस, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। तो पहले वाले की वजह से जो फ्लक्स है वो तो ज़ीरो होगी पहले फेस की वजह से। दूसरे फेस की बात करते हैं। ठीक है, फाई ई टू जो है वो किसके बराबर होगा, ई नॉट तो आएगा ही। अब अगर आप देखो ये सेकंड, जहाँ पे सेकंड फेस है वहाँ पे कितना डिस्टेंस है, ए, एक्स की वैल्यू ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए पुट कर देंगे हम, इंटू ए आई कैप डॉट डी एस। ठीक है जी, तो फाई ई टू किसके बराबर आ गया, वो आ गया हमारे पास ई नॉट ए और आई कैप इंटू डी एस। अब देखो आई कैप और डी एस के बीच का जो एंगल है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो वो एंगल है 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पे बस डी एस बच जाएगा। और डी एस क्या है, टोटल एरिया है। तो टोटल एरिया कितना है, ई नॉट ए, और टोटल एरिया आ गया ए स्क्वायर। तो फाई ई जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, फाई ई जो है
वो आ जाएगा φe1 प्लस φe2। φe1 तो हमारा ज़ीरो आ रहा है, तो φe इज इक्वल टू हो गया ज़ीरो प्लस ई नॉट ए का क्यूब। तो टोटल फ्लक्स जो आ गई वो आ गई φe इज इक्वल टू ई नॉट ए का क्यूब। ठीक है जी। और अगर इसका यूनिट देखोगे तो यूनिट भी वही आएगा जो होता है इसका यूनिट। ठीक है जी। तो ये होगी हमारी ये वाली प्रॉब्लम। इसके अलावा बहुत सारी और प्रॉब्लम्स जो है वो की जा सकती हैं। ठीक है, उसके बारे में बाद में हम और नए मेथड लगा के जो है वो करेंगे। ठीक है, अब आगे आया हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा अभी। ठीक है, और उसका नाम है गॉस लॉ। गॉस लॉ। ठीक है, अब देखिए गॉस लॉ क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इस चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, इसके ऊपर हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी करनी है और साथ ही साथ इसकी एप्लीकेशन भी करनी है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि अलग अलग सरफेस के लिए हम गॉस लॉ जो है वो कैसे क्या ना बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं इसकी वजह से। चलिए स्टेटमेंट क्या है। गॉस लॉ states that the total electric flux through a closed surface is 1 upon E naught times the charge enclosed by the surface। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस पे कुछ चार्ज पड़ा हुआ है। ऐसे बड़े सारे चार्जेस पड़े, तो कह रहा है इन चार्ज की वजह से इसमें बाहर की तरफ को फ्लक्स आएगी, है ना, आएगी। तो वो कह रहा है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसका मतलब मैं ये जो गोल लगा रहा हूँ इसका मतलब क्लोज सरफेस, लेकिन याद रखना क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन ई नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। ये मतलब इसका 1 अपॉन ई नॉट आपको पता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन ई नॉट टाइम्स क्यू इनक्लोज्ड। क्यू इनक्लोज मतलब जो चार्ज उसके अंदर है टोटल। तो ये कितना चार्ज हो गया आप देखो, 5 प्लस 2 7, 7 और 1 8, 8 में से 2 गए 6, तो 6 चार्ज आएगा यहाँ पे 6 क्यू। ठीक है जी, इसको कहते हैं गॉस लॉ। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए वैसे तो देखिए गॉस लॉ हर एक किसी भी शेप का की हमारे पास किसी भी शेप, कोई भी शेप हो सकती है सरफेस की, लेकिन अगर हम सफ़ेयर के लिए करें तो हमारे लिए इजी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंसीडर और सफ़ेयर ऑफ रेडियस आर। एक सफ़ेयर है जिसका रेडियस आर है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ठीक है, इसके सेंटर पे एक चार्ज पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम सफ़ेयर का एक छोटा सा एरिया जो है वो लेट कर लेंगे। उस एरिया की डायरेक्शन तो बाहर को होगी ds। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है वो r है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है जी, अब जो फ्लक्स है वो निकालने के लिए हमारे को तो एरिया एलिमेंट चाहिए था, वो मिल गया हमारे को, और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे, 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 सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट यहाँ से बराबर डिस्टेंस पे हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू दिस स्मॉल सरफेस, ये जो स्मॉल सरफेस है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या आएगी, डी फाई ई और ई डॉट डी एस। अगर ध्यान से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर को है और डी एस की बाहर को, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ गया डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस। ठीक है जी, अब टोटल फ्लक्स निकालते हैं। टोटल फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगी, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ठीक है जी, क्लोज इंटीग्रेशन आएगी यहाँ पे। तो इसका मतलब फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए उसको बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना यहाँ पे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, टू डी एस। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये इसका एरिया, सफ़ेयर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, सफ़ेयर का सरफेस एरिया। ये कैंसल, इसका मतलब टोटल फ्लक्स कितनी आ गई, वो आ गई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लो जी, ये प्रूव हो गया हमारे पास गॉस लॉ। ईजी है कि नहीं। तो ये हमने गॉस लॉ जो है प्रूव कर दिया यहाँ पे। अब हम लोग इसकी कुछ एप्लीकेशन जो है वो करेंगे। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन इसकी करेंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर वो एग्ज़ाम में जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, अब जो एप्लीकेशंस है उनको करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कर लेते हैं पहले। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस लॉ। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहला, गॉस लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द इनक्लोज सरफेस। जो इनक्लोज सरफेस है उसकी शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हालांकि हम लोगों ने जानबूझ के, मैंने ऑब्वियसली प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए, उसके प्रूफ को इजी बनाने के लिए मैंने जानबूझ के जो है सफ़ेयर सरफेस लिया, लेकिन बाकी सरफेस भी हो सकता है, उसके लिए भी ट्रू है। यही बोल रहे हैं हम कि गॉस लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन दी शेप ऑफ द इनक्लोज सरफेस। इनक्लोज सरफेस की शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सेकंड पॉइंट, द चार्ज inside the surface can be anywhere। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लास्ट वाला देखोगे यहाँ पे, तो अगर ध्यान से देखो तो ये चार्ज सेंटर पे नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सेंटर पे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल में सेंटर में लिए हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ जाए लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटर में होना चाहिए चार्ज, चार्ज कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ओके, कैन बी एनीवेयर। ठीक है, जरूरी नहीं है सेंटर पे। ठीक है, और गॉस लॉ ट्रू रहेगा। इट ओबेज ओनली फॉर चार्जेस इनसाइड द सरफेस। अब इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इनक्लोज चार्ज होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे बाहर भी कोई चार्ज हो, यहाँ 2Q हो, तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में ये बाहर वाले चार्ज जो है वो हम नहीं लिखेंगे, बस जो अंदर चार्जेस हैं उनके बारे में ही लिखेंगे। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना। चौथा, दिस सरफेस, जो सरफेस हम चूज करते हैं, दिस सरफेस दैट वी चूज। अब सरफेस जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल सरफेस हो, हम अपनी मर्जी से ऐसे इमेजिनरी सरफेस भी मान सकते हैं। द सरफेस दैट वी चूज फॉर
एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है। अब गॉसियन सरफेस हम कैसे चूज करते हैं, वो देखिए प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। हम जनरली ऐसा सरफेस चूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, गॉसियन सरफेस के, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के पैरेलल हो, ठीक है, उसकी डायरेक्शन के। ठीक है। और ये भी हम कंसीडर करते हैं कि गॉसियन सरफेस के जिसको कहते हैं पे उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो। ठीक है। इस तरीके से हम चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो अब इसकी एप्लीकेशंस शुरू करते हैं। ठीक है जी। अब एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinitely long straight charged wire। ठीक है। एक चार्ज वायर है हमारे पास स्ट्रेट, ठीक है, उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है। अब देखिए ये मान लीजिए एक चार्ज वायर ऐसे ऐसे चार्ज है। ठीक है। ये प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं, आपको याद होगा। वहाँ पे तो पहले फाइनाइट रखी थी हमने वायर, और फिर हमने ये चार्ज जो है, ठीक है, पहले हमने फाइनाइट रखी थी वायर, और फिर उसको इन्फानाइटी लॉन्ग वायर के लिए भी हमने स्पेशल केस के तौर पे किया था। ठीक है। गॉसियन सरफेस हमें यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं हमारे को इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस लेट करेंगे, यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है। एक गॉसियन सरफेस है, कौन सी शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का एक गॉसियन सरफेस लिया हमने। सिलेंड्रिकल शेप का। ठीक है। ये थोड़ा मेरे से सिमेट्रिक बना नहीं है, लेकिन ये इसको सिमेट्रिक बनाना है, जितने डिस्टेंस हो ये डिस्टेंस बराबर, और ये डिस्टेंस जो है ये आर है मान लो। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब अगर देखा जाए इसके तीन सरफेस हैं, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है सिलेंड्रिकल वाले का। इस सरफेस के को हम लिख लेते हैं DS1, इसकी डायरेक्शन इधर को। इस सरफेस को लिख लेते हैं DS2, इसकी डायरेक्शन इधर को। और एक ये जो कर्व्ड सरफेस आ गया, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्शन लेट कर लेता हूँ DS3। ठीक है जी। अब क्योंकि वायर बहुत ज़्यादा लंबी है, क्योंकि वायर जो है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लेंथी है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा, हमेशा हर पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी इस चार्ज इशू, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही होगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों की वजह से फॉर सरफेस S2 एंड S1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू these surfaces
इज़ ज़ीरो। मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, आप वहाँ पे मैथमेटिकली भी लिख के बता सकते हो, ठीक है, कि मैथमेटिकली आप एक्सप्रेशन लिख दो, फिर वहाँ कॉस की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, उससे भी कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो इकलौता सरफेस बचा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर सरफेस S3 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू इट। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके खुद के पैरेलल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे फ्लक्स जो है वो ज़ीरो नहीं आ सकती अब, ठीक है। तो ये दोनों सरफेस पे फ्लक्स तो ज़ीरो होगी हमारे पास, ये सरफेस के ऊपर फ्लक्स जो है वो ज़ीरो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम ही डायरेक्शन में। हाँ, एक और चीज़ मैं लट कर लेता हूँ कि ये जो लेंथ है सिलेंडर की वो L है, ठीक है। सिलेंडर की लेंथ क्या है, L है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब इसको आगे करते हैं। इसका मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो लिख देता हूँ मैं E.ds3 लिख देता हूँ, ठीक है। और क्लोज्ड, ठीक है। क्लोज वैसे यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो जो हमने दो सरफेस अभी पहले कर दिए उनको मिला के क्लोज था, पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और वो फ्लक्स किसके बराबर आ गई, चार्ज इन क्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है कि चार्ज इसके अंदर है कितना। तो अगर हमारे को चार्ज पर यूनिट लेंथ पता है कि मान लेते चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास इस लेंथ के में मिल जाएगा हमारे पास कितना चार्ज है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q इनक्लोज इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, क्योंकि लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हर फेस के ऊपर, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ds3 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगर इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस की बात करें, तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस होता है उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एल, एल एच की जगह यहाँ पे एल है, इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन याद रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब आया, ये तब आया जब ये वायर जो है वो इन्फानाइट लेंथ की थी, तब आया, ठीक है। अगर ये इन्फानाइट लेंथ की नहीं है तो फिर गॉस लॉ ऐसा नहीं है कि ट्रू नहीं है, गॉस लॉ ट्रू है, लेकिन वो यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। वो तभी यूज़फुल है हमारे लिए जब कहीं सिमिट्री हो, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, कहीं ऐसा कुछ ऐसा हो, तो वहीं पे हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज ट्रू एवरी टाइम, बट it is useful only in certain times, ओके। अब अगला करते हैं एप्लीकेशन दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट, चार्ज है और इनफाइनाइट है, इन्फानाइटली लार्ज शीट, ठीक है। एक शीट है जो बहुत बहुत बड़ी है, इन्फानाइटली लार्ज है। यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँ, हमने पहले ही इंटीग्रेशन से कर चुके हैं हम ये सब, ठीक है। तो दोबारा करेंगे एक बार। तो हमारे पास ऐसे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है।
अब ये बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, ठीक है, इन्फिनिटी तक ऐसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास, ठीक है, सरफेस, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है हमारे पास डी क्यू बाई डी ए। अब यहाँ पे भी हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेंगे, ठीक है, तो हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, यहाँ पे भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का, आप यहाँ पे क्यूबिक भी ले सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो जी, ये इधर से इसमें पास हुआ और फिर ये दूसरी तरफ से निकल गया यहाँ से, ठीक है, ठीक है, दूसरी तरफ से निकल गया ये हिस्सा इसका, ये इतना इतना हिस्सा जो है वो इसके बीच में आ गया, ठीक है, आपको पता चल रहा होगा, ऐसे शीट है और ऐसे सिलेंडर है, ठीक है। अब इसके भी 3 सरफेस हैं, ठीक है, एक आ गया ये वाला सरफेस इधर को, ठीक है, एक सरफेस ये आ गया, इसको लिख सकते हैं DS1 छोटा सा हिस्सा, एक सरफेस यहाँ आ गया, इसको लिख देते हैं DS2 छोटा सा हिस्सा, और एक सरफेस यहाँ कहीं भी कर्व्ड के लिए कहीं भी लेट कर लो इधर को, ये आ गया DS3, ठीक है। अब ऐसे शीट है हमारे पास, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसका हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी और ये इसके साथ एंगल बनाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, शीट है तो शीट के इधर को भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इधर को भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके लॉन्ग S3 के लॉन्ग मैं लिख देता हूँ उसको, फॉर सरफेस S3 इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर सो फ्लक्स इज 0, ठीक है, ठीक है, बट फॉर सरफेस S1 एंड S2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है दोनों के लिए। तो अगर पैरेलल है तो पैरेलल के लिए हम लिख सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होगी वो किसके बराबर होगी, फ्लक्स थ्रू 1 प्लस फ्लक्स थ्रू 2, और टोटल फ्लक्स किसके बराबर आना चाहिए, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है जी। एक और चीज़ कंसीडर जो मैंने नहीं की वो कर लेते हैं कि इसका रेडियस जो है वो R है और इसकी लेंथ जो है वो L है, ठीक है, वैसे लेंथ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे पर फिर भी लेट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब आगे करते हैं काम। अब यहाँ पे इससे आगे चलते हैं, हमने बोला था कि जो टोटल फ्लक्स आएगी वो आ जाएगी फाई ई इज इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2, और वो आनी चाहिए Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप यहाँ पे देखो Q इनक्लोज तो ये है जो इतने इतने एरिया के अंदर चार्ज है, अगर इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर आएगा, इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर आएगा, तो सिग्मा यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, Q इनक्लोज, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q इनक्लोज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया लिख देता हूँ, चलो फिलहाल शायद कैंसिल हो जाए, ओके। अब टोटल फ्लक्स E डॉट DS1 प्लस E डॉट DS2 इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों के बीच जो पैरेलल है एंगल 0 है, तो cos 0 1 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को बाहर लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ ds1 ds2 इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। तो पहले वाला एरिया कितना आएगा, फर्स्ट सरफेस का एरिया भी पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, तो ये तो पाई आर स्क्वायर ही था, तो ये कितना बन जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, क्यू इनक्लोज क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या बना 2e इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और e इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किसकी वजह से, एक इन्फानाइटली लॉन्ग इन्फानाइटली लार्ज जो है वो हमारे पास जो सरफेस जो शीट जो है उसकी वजह से। ठीक है जी। तो और इसकी डायरेक्शन जो है वो कहाँ को होगी, वो होगी बाहर को। ठीक है जी। चलिए जी आगे करते हैं। ये होगी सेकंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged solid sphere। अब देखिए मैं यहाँ पे एक आपको चीज़ क्लियर कर दूँ, जब मैं सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब है कि एक ऐसा स्फीयर जो किसी ऐसे मटेरियल से बना है जिसमें सारा चार्ज जो है उसमें भरा पड़ा है अंदर तक। ठीक है, ऐसे स्फीयर की बात कर रहा हूँ मैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड स्फीयर। ठीक है। अगर आपको वो बोलता है कि सॉलिड शेल है, अगर आपको क्या कहता है कि शेल है, तो शेल के केस में क्या होता है, शेल के केस में तो बाहर बाहर अंदर तो कुछ होता ही नहीं है। और एक और चीज़ वो ये भी कह सकता है कि कंडक्टर में भी जो चार्ज जो है वो तो हमेशा सरफेस पे रहता, अंदर चार्ज नहीं होता। तो शेल का केस और कंडक्टर का केस सेम ही है, लेकिन सॉलिड स्फीयर का मतलब ये कोई इंसुलेटर है या कोई डाइलेक्ट्रिक है जिसमें चार्ज ऐसे फंसा हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे तीन जगह है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक तो इस पॉइंट पी पे जो अंदर है, पॉइंट पी पे, एक इसके सरफेस के ऊपर पॉइंट क्यू पे, और एक बाहर वाले सरफेस पे। ठीक है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकालना। ठीक है जी। अब पहले बाहर वाले फेस के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमने छोटा सा एरिया ले लिया ds, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे बाहर को आएगा, ds भी बाहर को। ठीक है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है वो r है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक, पहले मैं लिखता हूँ पहला, फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, एक ऐसे पॉइंट के लिए जो स्फीयर के बाहर है। अब इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स देखते हैं हम यहाँ पे, ये हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, ये जो रेड कलर का मैंने बार बना रखा है गॉसियन सरफेस है, सारा का सारा चार्ज इसके अंदर है। ठीक है। तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सारे सरफेस पे कांस्टेंट भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लिख लेता हूँ और अंदर क्या आ जाएगा ds, और जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो क्या है, टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, उसको q मान लेता हूँ। ठीक है। उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, E ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E और ds किसके बराबर आएगा, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर
अगर आप देखो तो, है ना, ये जो गॉसियन सरफेस होगा उसका सरफेस एरिया 4πr², तो ये कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0r², और ये वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे हम निकालते हैं किसी शेल की वजह से। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ spherical, ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर लिख लेते हैं, सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर is same as the whole charge is at origin। ये वैसे ही ऐसे ही लग रहा है जैसे सारा का सारा चार्ज कहाँ पे पड़ा हुआ है, ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वही सरफेयर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है हमारे पास। ठीक है, दूसरा इसमें पार्ट, फॉर अ पॉइंट ऑन दी स्फीयर जस्ट आउटसाइड, ऑन दी स्फीयर मतलब जस्ट आउटसाइड, बहुत बिल्कुल बाहर। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बाहर के लिए हम बाहर लेंगे, जस्ट इसके साथ 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 यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लेंगे। तो अगर आप इसका ध्यान से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे भी सारा का सारा चार्ज वही है जो इसके अंदर चार्ज है, बस डिस्टेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका खुद का रेडियस। तो यहाँ पे आप खुद कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा आएगा, ई और डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डी एस कितना आ जाएगा 4πR²। याद रखना यहाँ स्मॉल आर है, हाँ यहाँ स्मॉल आर है और यहाँ पे कैपिटल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना बना, क्यू अपॉन 4πε0r²। ये आ गया सरफेस के ऊपर, ये सरफेस के ऊपर आ गया। ठीक है, इसके बाद थर्ड हमारे पास है, एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्या ना बोलते हैं ग्राफ्स भी पढ़ेंगे, इनसाइड द स्फीयर। अब स्फीयर के इनसाइड अब मान लो ये जो डिस्टेंस है वो आर है, स्मॉल आर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ही होगा। तो इसको लिख देता हूँ अंदर ही, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो चार्ज है वो तो ये पूरे चार्ज के बराबर है ही नहीं, तो हमें जो इसके अंदर अंदर जितना चार्ज है वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी। इसका मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन इनर वॉल्यूम। इनर वॉल्यूम क्या है, ठीक है, 4π कैंसिल। तो इसका मतलब Q इनक्लोज्ड किसके बराबर आ जाएगा, Q इंटू R³ अपॉन कैपिटल R³। Q इनक्लोज मिल गया आपको। ठीक है जी, Q इनक्लोज मिल गया। अब अगर Q इनक्लोज मिल गया हमारे को, तो हम ये इसको यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। चलिए, इसका मतलब हमारे पास क्या आया, E इंटू इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज किसके बराबर, QR³ अपॉन कैपिटल R³ इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो आप, यही था। और डी एस किसके बराबर है, डी एस आ जाएगा 4πR²। उस गॉसियन सरफेस का जो एरिया है यहाँ पे वो 4πR² आ जाएगा, QR³ अपॉन। अब इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन गया, Q स्मॉल R³ 4πR² R³ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, ये 2 और ये कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगा, QR अपॉन 4πε0 R³। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। इनसाइड में अगर हमारे पास कोई पॉइंट है
तो उस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ये आएगा। ठीक है जी। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, एक दो एप्लीकेशंस और कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, और सॉलिड एंगल के ऊपर कैसे डिपेंड करती फ्लक्स इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इनके ग्राफ्स भी देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे ग्राफ्स बनते हैं इनके सबके। ठीक है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी। तो कुछ समझ नहीं आए अगर, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।